तो आज हमारी क्लास जो है वो हम देखेंगे उसमें एटीपी ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिकल पेपर नंबर 4। सही है। इस पेपर के अंदर 4 सवाल होते हैं। ठीक है। 30 मार्क्स का होता है और 1 आवर का होता है। ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन वाइज। हमारा जो पेपर 2 में प्रिपरेशन हुई है वही तकरीबन यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन होंगे ना वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट बेस्ड होते हैं। में जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे ना उसमें डायरेक्टली कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। आपको हमेशा एक एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा और उस एक्सपेरिमेंट को फिर जो है उसके अगेंस्ट रिजल्ट्स देखे जाएंगे और उनकी प्लॉटिंग होगी, कैलकुलेशंस होंगी एंड ऑल दैट। ठीक है। तो आपको ऐसा फील होगा कि ये क्वेश्चन पेपर 2 का ही कोई एक्सट्रैक्ट है, क्योंकि पेपर 2 के अंदर सेक्शन बी में ज्यादातर इस तरह के सवाल आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं थर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन है। पेपर कौन सा है ये अगर नोट करना हो तो आप लोग नोट कर लें। ये मई जून 2019 है। पेपर 4 वेरिएंट 2 है। सर हमारे सॉरी, पास जो है क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही। सर पेज नंबर क्या है एटीपी का? एटीपी का पेज नंबर कौन सा है? नहीं, वो वाला एटीपी से नहीं करा रहा मैं, पेपर वाइज करा रहा हूँ। डायरेक्ट पूरे पूरे पेपर करा रहा हूँ क्योंकि सबके पास एटीपी यहाँ वाले नहीं है ना। ठीक है। तो वापसी का वो बताइएगा कौन से साल का? मई जून 2019 4/2। अच्छा सलमान, देखो बेटा, पेपर 4 में ना सारे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते। इनमें नॉर्मली जो है ना, अगर आप देखोगे ना तो मेजरमेंट से आते हैं, स्केलर वेक्टर से कुछ कभी कभार आते हैं, मेजरमेंट से ज्यादा आते हैं। इसके अंदर आपको थर्मल से काफी क्वेश्चन मिलेंगे, लाइट से मिलेंगे और इलेक्ट्रिसिटी के मिलेंगे। ठीक है। और न्यूक्लियर का भी नहीं आता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का मैक्सिमम ये इनसे आएंगे। ठीक है। सर जी। आपने 2019 तक दिए हैं। 2019 मई जून पेपर 4/2 सही है। आपने अच्छा 2019 मई जून पेपर 4। ठीक है। पेपर 4/2 वेरिएंट 2। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A student determines an approximate value for the specific heat capacity of water by an electrical method। ठीक है। अब आपको एक्सपेरिमेंट बताया गया है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल मेथड से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड की जा रही है। The specific heat capacity of a substance, the amount of the thermal energy needed to raise the temperature of 1 gram of the substance by 1 degree। ये डेफिनेशन दे दी आपको। अब apparatus के बारे में, apparatus as shown in figure 1.1। apparatus क्या है, इसके अंदर एक बीकर है ग्लास का, उसके अंदर वाटर है, बीकर के अंदर हीटर लगाया हुआ हमने, इलेक्ट्रिकल हीटर को कनेक्ट किया पावर सप्लाई से। ठीक है। उसके सर्किट के बिटवीन आपने एमीटर लगाया हुआ है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा, तो सीरीज में कनेक्ट करती है सर्किट के अंदर। और एक थर्मामीटर रखती है जो कि टेम्परेचर का चेंज मेजर करेगा। सही है। अब आते हैं, पोर्स अ मास m of water into the beaker where m is equals to 100 grams। 100 grams का मास डाल दिया पानी का। He places a heater into the water in the beaker। He connects a voltmeter to measure the potential difference across the heater। यहाँ पे भी वोल्टमीटर दिख नहीं रहा, लेकिन हमें बताया गया है कि इसने वोल्टमीटर भी लगाया है ताकि वो हीटर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके। सबसे पहले हमसे कहा ये जा रहा है, ड्रॉ वोल्टमीटर सिंबल ऑन द सर्किट डायग्राम ऑफ फिगर 1.1 टू शो दैट द वोल्ट मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द हीटर। यानी कि सर्किट में वोल्टमीटर कहाँ लगेगा ये हमसे कहा जा रहा है। सही है बेटा, मेरी गुजारिश है आप लोग मैसेज पे सवाल ना पूछें, किसी को पूछना है तो माइक ओपन करके पूछ ले, क्योंकि वो टाइप करने में बार बार फिर हिंड्रेंस हो रही है ना। ओके चलो। तो हमें वोल्ट मीटर ड्रॉ करना है। वोल्ट मीटर मैंने क्या कहा था, पैरेलल के अंदर ड्रॉ करेंगे। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है ना सर्किट में, जैसे एमीटर सीरीज में कनेक्ट हुआ है। तो अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो मैं बताता हूँ कैसे कनेक्ट करना है।
ठीक है भाई, इस तरह से वोल्ट मीटर आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो, चाहे यहाँ बना दो चाहे ऊपर बना दो। ऊपर क्वेश्चन था तो मैंने ऊपर नहीं बनाया, पैरेलल दोनों तरीके से हो सकता है ना। पावर सप्लाई से या तो पैरेलल में आप इसको ड्रॉ कर दो, क्यों? क्योंकि एक ही कंपोनेंट कनेक्ट हो रहा है। वैसे तो हीटर जो कंपोनेंट होता है ना, उसके अगेंस्ट आप लगाते हो कि भाई हीटर, फॉर एग्जांपल मैं इसको नीचे करता हूँ, यहाँ पर एक ही कंपोनेंट है ना अभी तो। अगर एक से ज्यादा होता ना तो जो कंपोनेंट होता है उसको पैरेलल लगाया जाता है वोल्ट मीटर, लेकिन यहाँ पे एक ही कंपोनेंट है तो मैं पावर सप्लाई के अगेंस्ट लगा दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वो कितनी वैल्यू हीटर को दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रहा है हीटर को। ठीक है, क्योंकि एम मीटर आपने सीरीज में लगाया है तो वोल्ट मीटर आप लगाओगे पैरेलल में। क्यों? क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है और करंट सीरीज में सेम रहता है। सही है, कोई सवाल है? सर ये क्यों रहता है, एक दफा जरा रिपीट कर दें प्लीज। क्या कह रहे हो, जोर से कहो। सर एम मीटर में और इसमें वोल्ट मीटर में क्या है ना, करंट सेम रहता है और वोल्टेज एक में सेम रहता है, इसकी क्या वजह है बता दें एक दफा। कौन सवाल कर रहा है ये? क्वेश्चन अहमद। कौन पूछ रहा है, नाम तो बता दो अपना। अहमद अहमद। अच्छा अहमद, यार मैंने लास्ट क्लास में, याद है आपको, सिंबल्स पढ़ाए थे सर्किट्स के, और जब मैंने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन बताए थे तो मैंने कहा था कि भाई करंट जो है वो हमेशा सीरीज में सेम रहेगा, इसलिए हम जो है ईएमएफ को ऐड करके फाइनल ईएमएफ निकालेंगे जब सीरीज सर्किट होगा। मैं थोड़ा ड्रॉ करके याद दिलाने के लिए बताया था कि हमारे पास एक बैटरी है, उसके आगे सर्किट में दो रजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये वोल्टेज जो है वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा, एक V1 यहाँ चला जाएगा और V2 इसमें चला जाएगा, इसके अक्रॉस। लेकिन इसमें से जो करंट आई निकलेगा वो पूरे सर्किट में से गुजर रहा होगा, करंट आई वापसी भी वही करंट आई आ रहा होगा सर्किट में। ठीक है, तो मैंने कहा था सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर मैं पैरेलल में बात करूं, के अंदर अगर आपका सर्किट है, यहाँ पावर सप्लाई है, यहाँ आपका एक रजिस्टर है, यहाँ दूसरा रजिस्टर है आपका, तो आप कहते हो ये वोल्टेज जो यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ आ रहा होगा, वही वोल्टेज यहाँ आ रहा होगा, लेकिन करंट जो यहाँ से निकलेगा वो I1 यहाँ चला जाएगा R1 के अंदर, और I2 यहाँ चला जाएगा R2 के अंदर। ठीक है, क्लियर है? जी सर। तो पैरेलल में वोल्टेज वोल्ट मीटर लगाते हैं क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है, और सीरीज में एमीटर लगाते हैं क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। जैसे कि ये एमीटर है, ये आपने सीरीज में लगाया हुआ है, सही है ना। अब आते हैं आगे। The student measures the initial temperature of the water and record it at time t equals to 0 in table 1.1। उसने क्या किया भाई, टेम्परेचर मेजर किया कि भाई टाइम टी इक्वल्स, जब उसने स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट तो टी इक्वल्स 0 पे 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। उसने क्या किया, ही क्लोजेस द स्विच, स्विच क्लोज किया यानी कि सर्किट स्टार्ट हो जाएगा, स्विच क्लोज किया करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे स्विच है ना, ये स्विच ओपन था, करंट नहीं जा रहा, जैसे ये स्विच क्लोज हो जाएगा, आपने स्विच को क्लोज किया तो क्या हो जाएगा, ये करंट जाना शुरू हो जाएगा। स्विच क्लोज होता है ना तो आपका सर्किट कैसे दिखता है, एक सेकंड मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, ऐसा दिखता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है सर्किट। फिर ये स्विच हट जाता है, ये यहाँ से लाइन हट जाती है, जो लाइन है नहीं हट जाती, सीधा हो जाता है, यानी कि करंट फ्लो करना शुरू कर देगा इसके अंदर से। ठीक है, so he closes the switch and starts a stopwatch and records the temperature theta of the water every 60 seconds for 6 minutes। ठीक है भाई, ये क्या सर है, ये सर्किट का अभी भी स्विच खुला हुआ ही है। यार वो तो शुरू वाली डायग्राम में है ना, वो बाद में बता रहा है ना आपको कि भाई उसने स्विच क्लोज कर दिया। अब आगे देखो, स्विच क्लोज करके दोबारा डायग्राम थोड़ी बनाएगा वो। अब वो कह रहा है कि भाई उसने क्या किया, कह रहा है कि he closes the switch and starts the stopwatch and records the temperature theta of the water every 60 seconds for 6 minutes।
ठीक है, हर 60 सेकंड बाद वो टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा है, पहले 0 डिग्री 0 टाइम पे, फिर 60 सेकंड पे, 120 सेकंड पे, ऐसा करते करते 360 सेकंड तक उसने रिकॉर्ड किया, यानी कि कितनी देर तक रिकॉर्ड किया उसने, 6 मिनट तक उसने रिकॉर्ड किया है टेम्परेचर। सही है, क्लियर है। आगे चलते हैं, रिकॉर्ड्स द करंट आई इन द हीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बी अक्रॉस द हीटर। अब उसने कहा कि भाई उसने एमीटर और वोल्ट मीटर लगाए हुए, तो ऐसे फालतू में तो नहीं लगाए हुए होंगे, तो अब वो करंट मेजर कर रहा है और वोल्टेज भी चेक कर रहा है हीटर के अक्रॉस। तो उसने देखा कि अच्छा करंट जो इसमें से गुजर रहा है वो 4 एम्पेयर का करंट जा रहा है और वोल्टेज जो है 14.8 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है। जी सर। अच्छा, अब कहते हैं द रीडिंग ऑफ द थर्मामीटर एट टाइम टी इक्वल्स टू 240 सेकंड्स इज शोन इन फिगर 1.2। ये 1.2 के अंदर बता दिया कि t इज इक्वल्स टू 240 सेकंड्स पे ये रीडिंग आ रही है थर्मामीटर में। तो इसको रीड करें, आप देखें, रीड द थर्मामीटर रिकॉर्ड द टेम्परेचर इन टेबल 1.1। जो ऊपर टेबल था ना वहां पर ये वैल्यू मिसिंग थी, तो पहले आप रीड कर लें कि भाई रीडिंग में क्या आ रहा है, ये 40 है, तो ये आपका 40, 1 2 3 4 5, तो 41, 41.5 आ रहा है ना, ये 41 और 2 के बिटवीन है ये टेम्परेचर, तो 41.5 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ लिखना होगा, 240 के सामने लिखना होगा 41.5। सही है। अब आपको कह रहे हैं स्टेट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द हीटिंग कॉइल इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर। क्यों ये जरूरी है कि हीटिंग कॉइल जो है वो कंप्लीटली इमर्स्ड हो। जी सर अहमद बोलिए। सर ये 41 नहीं होगा क्योंकि हम लोअर मेनिस्कस से देखते हैं। क्या बोल रहे हो। सर ये 41 नहीं होगा क्योंकि हम इसको लोअर मेनिस्कस से देखते हैं। यहाँ पर मिनिस्कस दिख रहा है तुमको। वो सर ऊपर से गोल हुआ हुआ है ना। अब देखो ना, बताता हूँ ना, लोअर मिनिस्कस कैसे मेजर करोगे, बताता हूँ मैं। आपने अपर पे थोड़ी देखना है, यहाँ से देखना है। अगर ये है, जो सॉरी यहाँ पे तो स्केलिंग नहीं हो रही है, आप जब जैसे स्केल रखोगे ना, तो ये आपका जो मिनिस्कस है, क्योंकि डबल मिनिस्कस यहाँ दिख नहीं रहा है आपको, हमेशा राउंड अगर दिया होगा 3D फिगर में, यहाँ पे जहाँ मार्किंग दी हुई है वहां तो देखो, कहीं पे अगर आपको ऐसे गोलाई दी हुई है जहाँ पे लोअर अपर मिनिस्कस दोनों दिख रहे हैं, तो फिर वहां पर आपने टेम्परेचर जो है वो लोअर मिनिस्कस को देना है। यहाँ पे तो आपको सिर्फ एक सरफेस दिख रही है, तो जो सरफेस दिख रही होगी ना उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आपने लेना है, क्योंकि पैरेलल एरर रिमूव करना होता है ना हमें। तो सही। जैसे कह रहे हैं इंश्योर दैट द हीटिंग कॉइल इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर। क्यों, इसका एक रीजन हो सकता है कि हीटिंग कॉइल टू टू अवॉइड एनी हीट लॉस इन द सराउंडिंग्स, इसका सिर्फ ये आंसर होगा, टू अवॉइड एनी हीट लॉस इन द सराउंडिंग्स। ठीक है। सर आपकी चलो, आवाज में मसला आ रहा है। हेलो, आवाज आ रही है। जी सर अब सही है, अब पहले वो एकदम सही। कम हो गई थी। यहाँ आप लिख दो कि दिस इज, इसका सिर्फ आंसर होगा टू अवॉइड एनी हीट लॉस इन द सराउंडिंग। अगर हीटर नहीं पूरा इमर्स्ड होगा तो कुछ हीट वो एयर में भी दे रहा होगा ना। सही है। तो दूसरा क्या है, स्टिर द वाटर बिफोर रिकॉर्डिंग ईच टेम्परेचर। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन क्या हो सकता है, किसी को आइडिया। इसमें सिंपली लिख दोगे टू इंश्योर दैट ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स हैव यूनिफॉर्म टेम्परेचर। जब आप मिक्स कर दोगे तो हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना। इट इज टू इंश्योर दैट ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स हैव यूनिफॉर्म टेम्परेचर या फिर इक्वल टेम्परेचर। क्लियर है।
यार कुछ बोल दोगे तो आगे चल सकूंगा, वरना फिर मैं वैसे ही जी चल सर। लूंगा। जी सर एक मिनट, वो पीछे वाले का आंसर बताइएगा जो जिसके अंदर थर्मल एनर्जी लूज हो रही है। उस वक्त कहाँ थे जब बता रहा था? मैं बार सर बार थोड़ी इसलिए आवाज पूछ कटक रहा रही हूँ, थी। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि क्लियर है, आगे चलूं, कोई जवाब ही नहीं दे रहा होता। इसका लिखो, सर मेरे पास स्क्रीन पर शो नहीं। इसका सिंपली आप लिख दो, टू अवॉइड एनी हीट लॉस इन द सराउंडिंग। ठीक है। ओके सर। On grid in figure 1.3, plot the graph of theta degree centigrade on y-axis against the time in seconds and at x-axis. Start the temperature axis at 20 degree centigrade. यानी कि आपका जो यहाँ से मार्किंग स्टार्ट होगी वो 20 डिग्री पे होगी, और क्या करना होगा आपको, वाई एक्सिस पे थीटा प्लॉट करना होगा। तो ये तो नॉर्मली सिर्फ स्ट्रेट लाइन ग्राफ की प्लॉटिंग है। क्या शो नहीं हो रहा उस्मान? और यार मैं बार बार कह रहा हूँ माइक खोल के बोल दिया करो यार, बार बार टाइप करने में टाइम बहुत लगता है। स्क्रीन सबको शो हो रही सर है? मेरे पास स्क्रीन प्रॉपर्ली शो नहीं हो रही है सर। बाकी किसी को प्रॉब्लम आ रही है ये वाली? नहीं सर, सब कुछ सही है। उस्मान फिर तुम्हारा इंटरनेट नहीं का सर, इशू है? नहीं आ रही, हाँ, कोई इशू नहीं है सर मेरे पास तो। उस्मान रिकॉर्डिंग देख लेना अगर कहीं मिस कर रहे हो तो, क्योंकि मेरा इंटरनेट अगर सही आ रहा है तो इन सबको दिख रहा है। अच्छा आप ओके सर, मैं मीटिंग एक बार रीजॉइन करके देखता हूँ, क्या पता आ जाए। देख लो, वाई एक्सिस पे देखो आपने प्लॉट करना है टेम्परेचर। सही है, टेम्परेचर 20 डिग्री से शुरू करना है। तो टेम्परेचर कहाँ है? ये 21 है। 20 डिग्री से आपने शुरू करना है, आपने गैप देना है कितना? 21 है ना, तो आप 5-5 का भी अगर गैप देते हो तो सही है, 50 तक चले जाओगे। यानी 6 बॉक्स मिला के 30 डिग्री बन जाएगा। तो आप वो है 5, 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 डिग्री एंड 5 बॉक्स इज इक्वल टू 5 डिग्रीज। ठीक है। तो अगर ये कितने 10 है तो 10 बॉक्सेस को आपने 5 डिग्री ले लिया। 5, 10 और ये 20 है, 25, 30, 35, 40, 45, 50, यहाँ तक आपकी टेम्परेचर प्लॉटिंग हो जाएगी। ठीक है। अगर एनिटेट करते हैं इसको तो यहाँ तक जो है वो 50 डिग्री का आपका प्लॉट हो जाएगा। और वाई एक्सिस पे क्या होगा भाई? वाई एक्सिस पे अगर आप चलते हो, वाई एक्सिस पे आपकी वैल्यू स्टार्ट हो रही हैं 0 से, और 0 से 360 तक जा रही हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि भाई आपने जो है वो टेम्परेचर यहाँ से शुरू करना है और 360 तक जाना है। तो 360 का मतलब 60 की आप प्लॉट करो, 60, 120 फिर ऑनवर्ड्स। 1 2 3 6 मिनट है ना, तो 1 2 3 4 5 और 6। सही है, 1 2 3 4 5 6। कुछ यहाँ पर आपका जो है वो आखिरी टेम्परेचर 360 बनेगा। सही है। तो इस तरह से जो पॉइंट्स आपके हैं वो आपने प्लॉट करना है सिंपली ग्राफ पे। एक्स एक्सिस की वैल्यू, वाई एक्सिस वैल्यू जहाँ कॉन्साइड करी वहाँ प्लॉट कर देना, और कब बेस्ट फिट की लाइन बना के फिर आगे चलते हैं। आपका ये वाला सवाल हो जाएगा 4 नंबर का। लेकिन भाई स्केल लाजमी मेंशन करना है आपको। ठीक है। एक्स एक्सिस पर 10 स्मॉल बॉक्सेस या 10 ग्रेड्स इक्वल्स टू कितनी डिग्री? 5 डिग्री। एंड वाई एक्सिस पे 10 ग्रेड्स इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ओके। अब आपसे कहा जा रहा है यूज योर ग्राफ टू कैलकुलेट द टेम्परेचर राइज डेल्टा थीटा ऑफ वाटर इन द फर्स्ट 200 सेकेंड्स ऑफ द हीटिंग। फर्स्ट 200 सेकेंड्स की अगर आप बात करते हो तो लेट्स से आप देख रहे हो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये। फर्स्ट 200 सेकेंड्स आपके स्टार्ट हो रहे होंगे, ये एक बॉक्स, 2 3 4, 3 और 4 के बिटवीन कोई पॉइंट आ रहा होगा आपको यहाँ पर। ये 3 और ये 4 बॉक्स के बिटवीन कहीं पॉइंट आ रहा होगा। तो इधर से जो है आपने क्या करना है, डेल्टा थीटा निकालना। ठीक है भाई। तो कोई से भी 2 पॉइंट ले लो, इनिशियल ले लो तो ज्यादा बेहतर है। 0 वाला पॉइंट ले लो, 0 सेकंड वाला, और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बिटवीन जो
टेम्परेचर की वैल्यूज आ रही होंगी, उनका डिफरेंस लो तो मेन टेम्परेचर डिफरेंस मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप 2 पॉइंट में ऐसे प्लॉट करके दिखाया था, एक पॉइंट आपका ये होगा, एक लेट्स से ये होगा, तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ टेम्परेचर की वैल्यूज होंगी। इस पॉइंट पे तो यही वैल्यू होगी 20 डिग्री, लेट्स से 0 पे 20 होगी, सही है। और यहाँ पर जो है वो बीच में कोई वैल्यू होगी, लेट्स से ये कोई वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो जाती है आपके पास 30 डिग्री। एग्जांपल दे रहा हूँ, रैंडमली जा रहा है, मैंने ड्रॉ नहीं किया अभी। तो जो डिफरेंस लोगे ना टेम्परेचर का, वो डेल्टा थीटा आ जाएगा आपका, सही है। सब आपसी बताइएगा। देखो 2 पॉइंट आपने लेने हैं, आपको क्या है 200 सेकंड, तो पहले तो 200 सेकंड देखो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे लेट्स से 200 सेकंड आ रहा होगा आपका, जब आप नोट कर लोगे ना। सब 180 के ऊपर 2.5 बॉक्स है, हाँ क्योंकि एक बॉक्स 6 का पड़ता है, तो 2.5 6 बॉक्स है 180 के ऊपर। सही है। 180 के ऊपर नहीं 3 बॉक्स किसके इक्वल है, 3 बॉक्स देखो ना किसके इक्वल है। सर एक बॉक्स 6 के इक्वल है। एक बॉक्स तो है, ये देखो ना, ये एक बॉक्स 60 का हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 3 बॉक्स 180 पे चलेगा ना। तो यही बोल रहा हूँ सर, ये ग्राफ के ऊपर 180 जहाँ प्लॉट हुआ हुआ है, उसके आगे 3 स्मॉल बॉक्स लें तो इतना का 200 बन वही जाएंगे तो ना, मैं कह रहा हूँ, मतलब 200 2.5। 200 जो है वो 3.5 पे बन रहा होगा, एग्जैक्ट नहीं है, 3.5 पे भी नहीं बन रहा होगा, 240 है ना, 2.5 पे बन रहा है, 2.5 से थोड़ा 2.5 पे कम बन पे रहा है, बन रहा 2.5 से होगा। तो ऊपर, 2.5 नहीं ऊपर भाई, पे बन रहा है 3 मेरे 3 ख्याल। पे तो 180 बन रहा है तुम्हारा, 60 पे एक बॉक्स, सर 120 पे 2 बॉक्स, सर, पे 3 बॉक्स, और फिर सर ये 180 के ऊपर, 180 के ऊपर स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस की बात कर रहा हूँ मैं। स्मॉल नहीं, मैं लार्ज बॉक्सेस की बात कर रहा हूँ ना। आप स्केल में लार्ज बॉक्सेस लो, एक लार्ज बॉक्स इक्वल टू 60 सेकंड, तो 3 लार्ज हाँ बॉक्स वो पे तो लिख 180 ली दे है। देंगे। ठीक है, 3 लार्ज बॉक्स हो जाएंगे आपके 180, तो तकरीबन इसके बीच में होगा, 3 और 4 के बिटवीन का एक पॉइंट होगा आपका ये, तो ये आपका हो गया 200 सेकंड्स। तो 200 सेकंड्स में आपका कोई ना कोई टेम्परेचर की वैल्यू होगी जो आपने प्लॉट की हुई होगी। जब आप यहाँ पर आपने स्ट्रेट लाइन बनाया होगा, ग्राफ पहले ग्राफ बना चुके हो, यहाँ से लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे इसको फॉल करवाओ, यहाँ पे वैल्यू आएगी। मैंने इस एग्जांपल पे 30 ले ली, फिर से 30 वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू 0 पे तुम्हारी 20 है, तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे 30 माइनस 20, तो 10 जो है वो तुम्हारा डेल्टा थीटा होगा, सही है। अच्छा सर दूसरा पॉइंट कोई सा भी ले सकते हैं? दूसरा पॉइंट 0 ले लो ना, पहला पॉइंट 0 ले लो ना, ताकि आसानी से आंसर आ जाए। दूसरा पॉइंट तो 200 ही लेना है ना, सवाल में बोला 200 सेकंड के अंदर कितना चेंज आया टेम्परेचर में। और ये जो पहला वी तो 0 ही पॉइंट है लोगे ना। तो वो, अच्छा वी जो देखो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। भाई, शुरू के 200 सेकंड की बात की, तुम कोई और पॉइंट ले ही नहीं पाओगे, तो मैं सेकंड पॉइंट 200 लेना है और पहला पॉइंट 0 लेना है, 0 सेकंड्स, तभी तो स्टार्टिंग 200 सेकंड का डेल्टा थीटा निकाल सकोगे। समझ में आई बात? जी सर। लोगों सर कंफ्यूजन है? सर इसमें कर्व बनाना है ना, कह रहे हो? इसमें कर्व बनेगा ना। कर्व क्यों बनेगा? सर ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा था, बेस्ट पहले मुझे वैल्यू लाइन देखने ऑफ दो, बेस्ट। वैल्यू देखता हूँ, रुको, कर्व बनेगा या स्ट्रेट लाइन बनेगा। वैसे डायरेक्टली कह रहा है वैल्यूज के ऊपर, तो डिवाइड करके चेक कर लेंगे ना। 21.60 अपॉन 27.2 कर्व बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, लेकिन इंक्रीजिंग बनेगा। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ उसको, तो कुछ तुम्हारा इस तरह का ग्राफ बनता है, सही है।
और यहाँ मैंने अगर मार्किंग की 1 2 3, यहाँ पर 200 सेकंड को मार्क किया, सही है, तो यहाँ पर वैल्यू बन रही होगी इसकी कुछ ना कुछ। तो ये थीटा एट सर 200 से, टेंजेंट निकालेंगे ना? क्या कह रही हो? अगर फिर ग्रेडियंट निकालना होगा तो फिर टेंजेंट निकालेंगे। टेंजेंट निकालेंगे, ठीक है। ठीक है सर। आगे चले। अच्छा, आगे कह रहा है कैलकुलेट द थर्मल एनर्जी ई सप्लाइड बाय द हीटर इन द फर्स्ट 200 सेकंड्स एंड गिव द यूनिट। आपको कह रहे हैं कि भाई फर्स्ट 200 सेकंड्स में कि जितनी आपने हीट सप्लाई की है, ठीक है, उसकी एनर्जी कैलकुलेट करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हीट की वैल्यू तो नहीं है, अगर हम देखें मार्किंग स्कीम से देख लेता हूँ कि क्या वैल्यू आएगी ताकि हम उसको यूज कर सकें आगे। तो ऑलमोस्ट 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड आया डेल्टा थीटा, ठीक है। तो डेल्टा थीटा आप ले लो 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड। बाद में वेरीफाई कर लेना अपने आंसर को कैलकुलेशन से जब ड्रॉ करोगे ना ग्राफ, और ग्राफ में लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी है, ठीक है। तो जब आप 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड ले लोगे एनर्जी को, उसको डेल्टा थीटा को, और फिर आगे आपने काम करना है कैलकुलेट द थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का आपको फॉर्मूला गिवन है VIT, जो कि आपने वैसे भी पढ़ा हो, नहीं अभी नहीं पढ़ा ना, सही है। VI आपने पावर पढ़ा हुआ है ना, पावर इज इक्वल्स टू VI। जो मैंने आपको वर्क एनर्जी पावर में बताया था कि इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो होती है P इज इक्वल्स टू VI, ठीक है। अगर P इज इक्वल्स टू VI होती है तो आपको पता है कि एनर्जी इक्वल्स टू पावर अपॉन टाइम है, ओ पावर इनटू टाइम है। तो अगर इस पावर को मुझे एनर्जी बनाना है तो मैं सिंपली इसको T से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड्स पे, तो ये पावर एनर्जी बन जाएगी और ये VIT बन जाएगी, जो कि आपको गिवन भी है फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला है VIT। आपको कहा है भाई ये निकाल के दे दो मुझे, ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल टाइम कितना लगा एनर्जी सप्लाइड करने में? 6 मिनट लगे, यानी कि 360 सेकेंड्स, 360 सेकेंड्स लगे। V आपको पता है, I भी आपको पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को। V है 14.8, I कितना है? I है आपका 4.0, और इसके साथ टाइम कितना है? 360 सेकेंड्स। कैलकुलेट करके क्या आंसर आ रहा है? अच्छा, इसमें जरा क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं आपसे, क्या कह रहे हैं। कैलकुलेट थर्मल एनर्जी सप्लाइड बाय द हीटर इन द फर्स्ट, अच्छा 200 सेकंड्स के लिए लेना, 360 के लिए नहीं लेना। तो फिर आपको जो है वो टाइम चेंज करना पड़ेगा। टाइम 360 नहीं लोगे, 360 टोटल एनर्जी है। अगर 200 लोगे तो 14.8 4 इंटू 200 इज 11,840 जूल्स, ठीक है। फोर्टीन पॉइंट एट इंटू 4 इंटू 200, तो फर्स्ट 200 सेकंड्स के लिए करना है, 11,840 joules will be your answer. क्लियर है? आगे चलते हैं भाई। कैलकुलेट अ वैल्यू फॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C of water. Use the mass given at the start of this question. Use your answer to C2 and D1 and the equation is E is equal to MC delta theta. C निकालना है आपको। एनर्जी क्या है आपने कहा? कैलकुलेट द स्पेसिफिक कैपेसिटी C of water. Use the mass given at the start of the question. मास गिवन है आपको कितना? मास 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम का मास है, और क्या क्या यूज द मास गिवन, यूज योर आंसर C2। C2 का हम जो आंसर निकाला है हमने
कितना है 17.2 डिग्री, ठीक है। और डेल्टा थीटा का क्या है भाई, D1। D1 का आंसर क्या है भाई, D1 का आंसर है एनर्जी। एनर्जी भी हम पुट कर देंगे, हमारे पास स्मॉल सी आ जाएगा, ठीक है। तो भाई हम स्मॉल सी की वैल्यू क्या निकालेंगे, कैलकुलेट करें। स्मॉल सी इक्वल टू E अपॉन M इंटू डेल्टा थीटा। कैलकुलेट करें, आंसर बताइए। सर एम क्या लें, M 100 लें। 100 ग्राम है ना, तो सी किसमें देना है, सी देखो जूल पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड में देना है, तो 100 ही ले लो। अगर केजी लिखा होता ना यहाँ पे यूनिट में, तो फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ता। अच्छा डेल्टा थीटा क्या लोगे, सर 17.2। सही है। सर सी स्पीड ऑफ लाइट है। नहीं भाई, ये थर्मल में सी स्पीड ऑफ लाइट नहीं होती ना, थर्मल के पूरे दोनों ने 2 बार असेसमेंट दे दी है, क्या होता है, और यहाँ कह भी दिया है इसने। सवाल पढ़ लो, कैलकुलेट अ वैल्यू फॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी। तो स्मॉल सी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। एनर्जी कितनी है 11,840, और ये कितना है मास 100, 100 इंटू 17.2 डिवाइडेड बाय 17। भाई आंसर किसी ने नहीं निकाला अभी तक, खैरियत तो है। सर मैं अब क्या आंसर आ रहा है, एनर्जी कितनी 11,000। 11,840। 6.727 आ रहा है। क्या आ रहा है, 6.727। आवाज नहीं आ रही। सर 6.88 आ रहा है मेरे पास। सही है। मैं सेशन रीस्टार्ट कर रहा हूँ, ये 4 मिनट रह गए इसमें ना।